नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में श्वसन नलिका या मुख और नाक और फेफड़ों के बीच की हवा के मार्ग सूज जाते हैं। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में श्वसन नलिका की लाइनिंग की सूजन हो जाती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता में कमी हो जाती है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया, धूम्रपान करने या रासायनिक प्रदूषण या धूल में सांस लेने के कारण हो सकती है। जब श्वसन नलियों की लाइनिंग के ऊतक की कोशिकाएं एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा उत्तेजक हो जाती है तो उसके भीतर मौजूद छोटे बाल यानी कि सीलिया, जो आमतौर पर प्रदूषित पदार्थों को रोकते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे श्वसन नलियाँ बलगम से भरकर और अधिक उत्तेजक हो जाती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को अक्सर गाढ़े बलगम वाली खांसी होती है जिसका रंग फीका हो सकता है। अब इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इसमें गले के पिछले हिस्से में थूक के उत्पादन के साथ या उसके बिना खांसी या उत्तेजना होती है। आमतौर पर यह बैक्टीरिया के संक्रमण के परिणाम स्वरूप या प्रदूषित वायु या रासायनिक धुएं द्वारा श्वसन नली की लगातार उत्तेजना से सर्दी या फ्लू के बाद होता है। इसमें थोड़ा बुखार हो सकता है जो कुछ दिनों से सप्ताह तक रहता है, और अक्सर बुखार से खांसी भी हो सकती है जो काफ़ी हफ्तों तक रह सकती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लगभग 7 से 10 दिनों में चले जाने की संभावना है। फिर भी सूखी खांसी कई हफ्तों तक रह सकती है। बच्चों की छोटी श्वसन नली की वजह से बच्चों में अक्सर ब्रोंकाइटिस अधिक होता है। बुजुर्गों में भी यह हो सकता है, लेकिन इससे आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा के साथ होता है, जो कि क्रॉनिक प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण यानी कि COPD बन जाता है। इसमें मरीज की हालत खराब हो जाती है, उसे श्वास लेने में कठिनाई और शारीरिक थकावट हो सकती है तथा मरीज को कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता भी हो सकती है। इसमें बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा खांसी 3 महीने तथा अधिक समय के लिए रह सकती है। वायु मार्ग में चोट के कारण और अधिक स्थायी ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। अब हम इसके कुछ स्टेजेस जानेंगे। तो सबसे पहले है एक्यूट ब्रोंकाइटिस की स्टेज। तो इसका पहला स्टेज जो है वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस के प्रारंभिक चरण में सूखी और स्थायी रहने वाली खांसी होती है। इसका जो सेकंड स्टेज है, इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस करने वाले जो वायरस होते हैं जैसे जैसे श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में फैलते हैं और बलगम के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो खांसी भी बढ़ सकती है। अब इसके सामान्य रूप से बलगम स्पष्ट या सफ़ेद रहता है। पीले, ग्रे या हरे रंग के बलगम को आमतौर पर जीवाणु संक्रमण का संकेत बताया जाता है। अब इसका तीसरा जो स्टेज है, ज़्यादातर रोगियों में वायरस संक्रमण आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। हालांकि अंतिम चरण में पोस्ट ब्रोंकाइटिस सिंड्रोम होता है, जिसमें मरीजों को कई हफ्तों तक खांसी रहती है क्योंकि उनकी श्वसन नली की दीवारों के नुकसान को ठीक होने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। अब दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं। तो पहला जो स्टेज है, इसमें पहले चरण में COPD को हल्का या प्रारंभिक चरण में माना जाता है। इसमें फेफड़ों की कार्य करने की कुशलता के माप को 80 से 100% माना जाता है। जो दूसरा स्टेज है उसमें COPD को माध्यम प्रगतिशील माना जाता है। इसमें फेफड़ों की कार्य करने की कुशलता के माप को 50 से 69% माना जाता है। अब जो तीसरी स्टेज है, इसमें COPD को गंभीर रूप से प्रगतिशील माना जाता है। इसमें फेफड़ों की कार्य करने की जो कुशलता का माप है उसको 30 से 49% माना जाता है। और चौथा जो चरण है, इसमें COPD को गंभीर रूप से प्रगतिशील माना जाता है।
अब हम इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। यह एक दृढ़ खांसी होती है। यह खांसी तब तक रहती है जब तक ब्रोंकियल नलियाँ ठीक नहीं होती और सूजन कम नहीं होती। 50% रोगियों को खांसी 3 सप्ताह से कम समय तक रहती है, लेकिन 25% रोगियों के लिए यह 1 महीने से अधिक समय तक रह सकती है। इसमें जुकाम और फ्लू के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे गले में खराश, थकान, नाक में जमावट या नाक का बहना, बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त आदि। अब दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हम इसके लक्षण जान लेते हैं। खांसी जो बलगम का उत्पादन करती है और जिसमें खून भी आ सकता है। परिश्रम या हल्की गतिविधि से सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार श्वसन संक्रमण होना जिसके लक्षण बिगड़ते हैं, जैसे कि खरखराहट होना, थकान होना, सिर दर्द होना, टखने, पैर और पैर की सूजन जो दोनों तरफ को प्रभावित करती हो। अब हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है वायरल संक्रमण। वायरस 85 से 95% बालिकों में एक्यूट ब्रोंकाइटिस करते हैं। वह वायरस आम सर्दी या फ्लू करते हैं, तीव्र ब्रोंकाइटिस भी कर सकते हैं। अब दूसरा है बैक्टीरिया का संक्रमण। तो दुर्लभ मामलों में ब्रोंकाइटिस के वायरस संक्रमण के बाद बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस विकसित हो सकता है। अब यह माइकोप्लाज्मा निमोने, क्लेमाइडिया निमोने और बार्डेटेला पेरेटिसिस जो काली खांसी करता है जैसे बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है। अब तीसरा है उत्तेजक पदार्थ। उत्तेजक पदार्थों जैसे धुआं, धुंध या रासायनिक धुएं में सांस लेने से जो वायु नली और ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। चौथा है कुछ अन्य स्थितियां, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा से ग्रस्त लोगों को कभी कभी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इन मामलों में एक्यूट ब्रोंकाइटिस संक्रमण नहीं होता क्योंकि यह कोई संक्रमण के कारण नहीं हुआ। अब हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण जान लेते हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण सिगरेट का धुआं है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 49% धूम्रपान करने वालों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है और 24% को इम्फाइसेमा या सीओपीडी होता है। कई अन्य सांस लेने की परेशानियां, उदाहरण के लिए धुंध, औद्योगिक प्रदूषकों और सेलेवेट्स भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस करते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी कर सकते हैं अगर लोग बार बार संक्रामक एजेंटों के संपर्क में आए तो। इसके अलावा अंतर्निहित बीमारी की प्रक्रिया है, उदाहरण के लिए अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इम्यूनोडिफिशियंसी, संचयशील हृदय की विफलता, ब्रोंकाइटिस की पारिवारिक आनुवंशिकता और ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। अब इसके बचाव क्या हो सकते हैं? धूम्रपान करने और पर्यावरण में मौजूद तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से बचना है। वायरल संक्रमण के फैलाव को सीमित करना है। नम हवा में सांस लेने से बलगम पतला हो जाता है और उसे फेफड़ों से बाहर निकालना आसान हो जाता है। पानी पीने से भी फेफड़ों में मौजूद बलगम को पतला करने में मदद मिलती है। लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और अन्य मसालेदार खाद्य पदार्थ जो आपकी आँखों और नाक में पानी लाते हो, बलगम के स्राव को पतला कर सकते हैं। अब हम इसकी यौगिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं कि इसकी यौगिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका जो चरण होता है वह है आचरण संबंधी। तो अत्यधिक मदिरापान से बचना है, अत्यधिक परफ्यूम के प्रयोग से बचना है, सक्रिय व निष्क्रिय धूम्रपान से बचना है, तंबाकू, अफीम, गांजा आदि नशीले पदार्थ नहीं लेना है, वायुमंडलीय परागकणों, धूल कणों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के धुएं से बचना है, अचानक
तापमान परिवर्तन के समय उचित वस्त्र धारण करना है, बरसात में भीगने से बचना है, जानवरों व पशु पक्षियों की दुर्गंध से होने वाली एलर्जी से बचना है। इसके साथ साथ भोजन में रेशेदार पदार्थ व अन्य आहारीय घटक द्रव्य संतुलित मात्रा में होने चाहिए। खाना खाते समय व भोजन के बाद नकारात्मक भावनाओं को मन में लाने से बचना है। अब दूसरा जो चरण है वो षटकर्मीय चिकित्सा का है। तो सबसे पहला विषय पॉइंट है इसमें कि वात दोष की विकृति दूर करने वाली जो षटकर्म है वह जल बस्ती है, बस्ती आधारित एनिमा है, गणेश क्रिया है, पूर्ण संघ प्रक्षालन है। कफ विकृति दूर करने वाले जो षटकर्म है वह है जलनेति, सूत्रनेति, वमनधौती, कपालभाति, दंडधौती, वस्त्रधौती, बाघी क्रिया आदि आवश्यकता के अनुसार। अब जठराग्नि वृद्धि करने वाले जो षटकर्म है वो नौली, अग्निसार क्रिया, वारिसार, धौती, वातकर्म, कपालभाति आदि। अब तीसरा चरण जो है आसनीय चिकित्सा का। अब आसनीय चिकित्सा में हमें कुछ वर्ग को विभाजित किया। जैसे पहला वर्ग जिसमें छाती चौड़ी करने वाले आसन हो सकते हैं, दूसरा वर्ग जो है वो चुल्लिका ग्रंथि की सक्रियता में वृद्धि करने वाले आसन, और तीसरा जो है जठराग्नि की वृद्धि करने वाले आसन, चौथा है ऊर्ध्व स्थिति के आसन। तो हम इन चरणों के हिसाब से, तो पहले चरण के हिसाब से जो आसन होना चाहिए वो सर्वांगासन है, हलासन है, भुजंगासन है, धनुषासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, जानु शीर्षासन है, उष्ट्रासन है। ये दूसरे वर्ग के लिए है जिसमें चुल्लिका ग्रंथि की सक्रियता में वृद्धि करने वाले आसन। और जो छाती चौड़ी करने वाले जो आसन है वो जैसे कि भुजंगासन है, धनुरासन है, मत्स्यासन है, उष्ट्रासन है, शशांकासन है, मार्जरी आसन है आदि। और जठराग्नि वृद्धि करने वाले जो आसन है वही पवन मुक्तासन, मत्स्य आसन, हलासन, धनुषासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन आदि। अब जो चौथा चरण है जिसमें ऊर्ध्व स्थिति के जो आसन है वह है विपरीत करणी आसन है, सर्वांग आसन है। अब हम चौथा चरण जो है वह प्राणायामीय चिकित्सा का है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वात दोष निराकरण का जो प्राणायाम है वह है सूर्य भेदन प्राणायाम। कफ निवृत्ति रूपी जो प्राणायाम है वह उज्जाई प्राणायाम है। त्रिदोषात्मक निवृत्ति हेतु जो कुछ प्राणायाम है वह है भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मानसिक शांति व एकाग्रता प्रदायक जो प्राणायाम है वो भ्रामरी एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम है। पांचवा चरण जिसमें मुद्रा और बंद के बारे में बताया गया है, तो जैसे कि जठराग्नि वृद्धि हेतु तड़ागी मुद्रा है, उड्डयन बंद है, महामुद्रा है, शक्तिशालिनी मुद्रा है। चुल्लिका ग्रंथि की सक्रियता हेतु हमारे पास जालंधर बंद है, महामुद्रा है। पंच तत्वों के असंतुलन को दूर करने हेतु अर्थात शरीर में वायु, जल व पृथ्वी तत्व की कमी करके अग्नि और आकाश तत्व की वृद्धि हेतु हमारे पास सूर्य मुद्रा है, वरुण मुद्रा है, वायु मुद्रा है, लिंग मुद्रा है। अब इसके बाद जो छठवां चरण है वो है हमारा ध्यान का और शिथिलीकरण का। तो इसमें सबसे पहले जो शिथिलीकरण के अभ्यास कराएंगे वो जैसे कि योग निद्रा हो गई है, अजपाजप हो गया है, प्राण धारणा है, त्राटक है आदि। और ध्यान का जो अभ्यास है वह है प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, इष्ट देव ध्यान, मंत्र जप आधारित ध्यान और ओमकार ध्वनि का ध्यान हम कर सकते हैं। और अंतिम जो चरण है वो है आहारीय चिकित्सा का। तो इसमें कुछ पथ्य होते हैं और कुछ अपथ्य। अपथ्य आहार जो होना चाहिए वो है गरिष्ठ भोजन, जैसे कि छोले भटूरे, पकोड़े, अत्यधिक मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थ जैसे कि भेल, पूरी, गोलगप्पे आदि। कब्ज में वायु कारक पदार्थ, राजमा, फूल गोभी, अरबी, भिंडी, सरसों। धूम्रपान तो मुख्य है ही। मांसाहार, कफवर्धक मैदा युक्त पदार्थ, शीतवीर्य पदार्थ है, कफकारक फल जैसे कि केला, बेर, अनानास आदि। इन सब का सेवन नहीं करना है आपको। तो किन चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं, तो वो है जो पथ्य आहार है वो है अल्प मात्रा में और जठराग्नि की समस्या के जो अनुसार जिस प्रकार की आपको समस्या है उस समस्या के अनुकूल जो आहार है जो सुपाच्य हो उन आहार का सेवन करना है। चोकर युक्त मिश्रित अन्न का आटा, छिलका युक्त दालें, पत्ता गोभी, सेम फली, बैगन, आलू अल्प मात्रा में कर सकते हैं आलू का सेवन। सलजम, मेथी, पालक, बथुआ, गाजर, मटर, घिया, तोरी, टिंडा, आम, अनार, सेब, नाशपाती, पपीता, अमरूद, अंगूर भी हमें अल्प मात्रा में करना है। सूखे मेवे कर सकते हैं आदि का आप सेवन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार हमने जाना कि ब्रोंकाइटिस की का परिचय, इसके कुछ लक्षण, इसके कारण, और उसके बाद हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने यौगिक चिकित्सा के बारे में भी जाना।